तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक साथी हैं बिहार 7th फेज का एग्ज़ाम देने वाले हो दोस्तों, उन सबों के लिए मैं दोस्तों आज डॉक्टर रंजीत सिंह आईएएस मिशन 50 के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है उसका मैं प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आ रहा हूं दोस्तों। इससे पहले मैं दोस्तों कुछ बात करना चाहता हूं। मैं दोस्तों 2-3 सेट जो डाला हूं उस पे आप लोग का अच्छा प्यार रहा है और दोस्तों आप लोग उस हिसाब से लाइक नहीं करते हैं। दोस्त लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बहुत लड़के थे दोस्तों जो बोल रहे हैं कि मैथ रीजनिंग का भी करवा दीजिए सर, 9th-10th का भी प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए और सर दिन में 2-3 सेट डालिए। तो मैं आप लोग से एक अपना प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि मैं जहाँ रहता हूँ दोस्तों थोड़ा इंटीरियर एरिया में रहता हूँ और वहाँ पे नेट का बहुत भारी प्रॉब्लम है दोस्तों। और एक वीडियो बनाने में ही 1 से 2-3 घंटा समय चला जाता है और एक वीडियो 40 मिनट का डालने में 6 से 7 जीबी नेट जाता है दोस्तों। तो सारा मतलब मोबाइल समझिए घर का जितना होता है सबका नेट यूज कर लेता हूँ मैं। वाईफाई का सुविधा है नहीं दोस्तों। तो अगर आप लोग को 2-3 वीडियो चाहिए या मैथ रीजनिंग का वीडियो चाहिए, 9th-10th का प्रैक्टिस सेट चाहिए, एक दिन में 2-3 सेट चाहिए, तो दोस्तों अगर एग्ज़ाम से पहले आपको चाहिए कि कम से कम 100 सेट करवा दें सर, दिन भर में 2-2 सेट करके 40 दिन बचा हुआ 80, 90, 100 सेट चाहिए। मैथ रीजनिंग का भी चाहिए दोस्तों, तो तभी पॉसिबल है जब आप लोग कुछ आर्थिक सहायता दिखाइएगा दोस्तों। क्योंकि रोज़-रोज़ दोस्तों 3 वीडियो डालने में कम से कम 20 से 30 जीबी नेट का ज़रूरत होगा और दोस्तों कम से कम एक वीडियो बनाने में 3 घंटा तो कम से कम 10 घंटा 12 घंटा समय भी चाहिए इस सब के लिए। तो दोस्तों आप लोग प्यार दिखाइए। अगर आप बोलिएगा तो मैं दोस्तों नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, नहीं तो आप नंबर भी नोट कर सकते हैं हमारा दोस्तों 83758218 और 05 है दोस्तों। इसको नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, जो ही आप लोग का सहयोग राशि हो, ताकि दोस्तों हम लोग भी 20-20 30-30 जीबी नेट कहाँ से लाएँगे दोस्तों, गाँव वाला एरिया थोड़ा दिक्कत होता है, तो समझिए। और दोस्तों टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ आप लोगों को, बस प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट पे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल्य कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? 1976 ईस्वी में नागरिकों के मूल्य कर्तव्य को किस कमेटी ने सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी दोस्तों? तो वह थी स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दोस्तों मूल्य कर्तव्य को 1976 ईस्वी में जोड़ दिया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है दोस्तों? किसकी है दोस्तों? तो यह है गुंटर ग्रास की। इसके दोस्तों गुंटर ग्रास की, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की है? तो यूरेनियम के लिए दोस्तों संधि जो की थी 2015 में दोस्तों, वो है कनाडा के साथ की थी दोस्तों। डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट बॉक्स में कनाडा की राजधानी लिख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की परमाणिक याम्योत्तर रेखा है दोस्तों? तो वह है दोस्तों 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी जगह से होकर गुजरती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी क्या रखी जाती है? देखिए दोस्तों, आप जो 2 रेल जिस पर ट्रेन चलता है, तो जो पटरी वो लोहा होता है ना, लोहा का लोहा जिस पे जो दोनों ओर दौड़ाता है पटरी, उसको दोस्तों रेल बोला जाता है। ठीक है, जिस पे आप बैठते हैं वो ट्रेन होता है, उसको वो रेल बोल देते हैं उच्चारण के लिए, लेकिन वो रेल नहीं होता है। लोहा जो होता है दोस्तों, लोहा का जो पटरी होता है उसको रेल बोला जाता है। तो कह रहा है वही 2 रेल पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है? तो ब्रॉड गेज के केस में दोस्तों 1.67 मीटर होती है। अगर आपसे स्टैंडर्ड पूछा जाए, स्टैंडर्ड के केस में दोस्तों 1.0 मीटर होती है। अगर आपसे पूछा जाए नैरो गेज के केस में दोस्तों 0.762 मीटर का भी लेते हैं, कभी 0.61 मीटर लेते हैं। और दोस्तों जो आपका इधर आ गया दोस्तों, क्या कहते हैं, ये मेट्रो वगैरह में जो यूज होता है दोस्तों, उसमें 1.45 मीटर लेते हैं, और दोनों रेल पटरियों के बीच की दूरी। तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें 2 आंसर हो जाएगा दोस्तों। ब्रॉड गेज में हो जाएगा 1.676 मीटर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 जो चीन में आयोजित हुई थी, मारिया लालगुना ने जीती, वो किस देश की थी?
तो वो जो थी दोस्तों स्पेन की थी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इसकी मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी मूर्ति की ऊंचाई जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कितनी ऊंचाई है दोस्तों, तो इसकी है 57 फीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बी आर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए, मतलब दोस्तों स्वर्ग सिधार गए दोस्तों। तो वो पूछ रहा है कि किस फिल्म से, मतलब किस मतलब इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे दोस्तों, किस एरिया में उनका योगदान रहा था। तो उनका जो योगदान था दोस्तों, वो प्रख्यात क्या थे? विधि वेता थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो 14वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई.बी. रेड्डी साहब थे दोस्तों। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था दोस्तों? तो पटना जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था दोस्तों, 1917 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। उस समय 1917 ईस्वी में मतलब इस विश्वविद्यालय का क्षेत्र जो था, एक तरह से कहिए कि नेपाल, उड़ीसा और दोस्तों बिहार है। तो बिहार में था, तो बिहार के लड़के तो उसमें पढ़ते ही थे, ध्यान रखिएगा। बात में क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो पैसेज टू इंडिया जो दोस्तों है, ये ई.एम. फॉस्टर के द्वारा रचित है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित पुस्तक दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गीतांजलि, चित्रांगदा, गार्डनर, हंगरी स्टोन, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था दोस्तों? कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पेरिस में हुआ था। पेरिस के बारे में बताइए, कहाँ की राजधानी है दोस्तों? तो फ्रांस की राजधानी है। यहीं पे दोस्तों कांस फिल्म फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अभी दोस्तों एक विवाद जो है बहुत ही जोर शोर से पेरिस में पकड़ा हुआ है, मतलब फ्रांस में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे। अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बहुत ही फेमस राइटर है इंडिया का, वो है दोस्तों बी.एस. नायपाल। ठीक है दोस्तों, बी.एस. नायपाल जो है दोस्तों अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता हुए किस देश की निवासी है दोस्तों? एंजेलिक कर्बर जो है दोस्तों किस देश की निवासी है? तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी की है दोस्तों। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है दोस्तों, ठीक है। हिटलर जो था दोस्तों वहीं का तानाशाह था, उसको जर्मनी को ही वर्साई की संधि से गुजरना पड़ा था। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे। राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा दोस्तों? इसको मैं आपको बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो इसका मैथमेटिक्स नियम होता है दोस्तों, फिजिक्स का है, C-0/100 कर लीजिएगा, बराबर में आप कर दीजिएगा F-32/212। ठीक है दोस्तों, सी के जगह पे आप डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डाल दीजिएगा और समीकरण को जब सॉल्व कीजिएगा तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे दोस्तों। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ है दोस्तों? तो वो जो है दोस्तों पन्ना में। और पन्ना बताइए कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस पर गाना भी बहुत बन चुका है दोस्तों। पन्ना की तमन्ना है हीरा मुझे मिल जाए, ये बॉलीवुड में बहुत पुराना ओल्ड सॉन्ग है दोस्तों, बहुत फेमस हुआ था, अभी तक लोगों के दिल में बसा हुआ है गाना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित है? मतलब पाथेर पंचाली के डायरेक्टर कौन है दोस्तों? तो वह है सत्यजीत राय, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 21 जून को मनाया जाता है। बड़ा फेवरेट हो गया है आजकल दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में दोस्तों क्या कहते हैं 21 जून गुजरा है, तो इसलिए आपके एग्जाम में भी छपने का संभावना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? राजकोषीय नीति का कौन घटक नहीं है दोस्तों? तो व्यापार नीति जो है दोस्तों राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों? तो उत्तर की ओर कौन प्रवाहित होती है दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सोन नदी जो है दोस्तों उत्तर की ओर प्रवाहित होती है।
इसको आप याद रख सकते हो दोस्तों। सोन को स्पेलिंग लिखिएगा, SON। तो साउथ पहले आ जाता है, फिर नॉर्थ आ जाता है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है सोन नदी, इस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किए गए थे दोस्तों? कहाँ आयोजित किए गए थे? तो केरला में आयोजित किए गए थे, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। जब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रिजाइन देना चाहेगा तो किसको पत्र लिखेगा दोस्तों? तो किसको पत्र लिखेगा? तो राष्ट्रपति को लिखेगा। किसको? प्रेसिडेंट को लिखेगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी चाहिए तो मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा दोस्तों, आप व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा दोस्तों कॉल वगैरह नहीं करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा टोक्यो में, वह जापान की राजधानी टोक्यो है, वहाँ पे होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? मशहूर पेंटिंग जो है हंस दमयंती के चित्रकार कौन है दोस्तों? तो राजा रवि वर्मा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो दोस्तों है जो विदर्भ की जो रानी है दमयंती, वो अपने पति मतलब अपने हस्बैंड के बारे में दोस्तों बात करते हुए हंस से बात करी, अपने पति नल के बारे में हंस से मतलब बात करी। इसी घटना को राजा रवि वर्मा ने दर्शाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों ये लेखक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप पढ़िएगा यूपीएससी का तैयारी कीजिएगा तो आपको इस कवि का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, राजा रवि वर्मा का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है दोस्तों? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पुस्तक जो है दोस्तों मैला अंचल है, ध्यान रखिएगा। अब आता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पे। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, और नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और चौथा है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को, इलेक्शन जो कमीशन होता है दोस्तों, उसको अगर चीफ इलेक्शन कमीशन सिफारिश करेगा दोस्तों उस पर मतलब तो वो राष्ट्रपति की सहायता से दोस्तों क्या कहते हैं उसको त्याग पत्र देना पड़ सकता है, मतलब पद से हटाया जा सकता है। वैसे दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनको पद से नहीं हटाया जा सकता है। और दूसरा बात ध्यान रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया सेम है, महाभियोग के द्वारा दोनों को हटाया जा सकता है। जबकि अन्य न्यायाधीश को दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पे हटाया जाता है राष्ट्रपति की सलाह से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 पे दोस्तों। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है, मतलब क्या है दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर दिया गया है और कहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। स्तंभ 2 में न्यूक्लियर रिएक्टर दिया गया है और स्तंभ 1 जो है जो जगह है तो उसको मिलाना है दोस्तों। जैसे कर्नाटक में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर है? तो कैगा है, तो एक का तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक का हो जाएगा 2। तमिलनाडु में दोस्तों कुडनकुलम है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों नरौड़ा है, और गुजरात में दोस्तों कैगा है, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन को मिलाइएगा तो आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। राज्यसभा जो है एक परमानेंट मतलब इंस्टीट्यूशन एक तरह से कह सकते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, बिल्कुल रिटायर होते हैं। इसीलिए दोस्तों इनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, फिर अपॉइंट होते रहते हैं, इस तरह से चलता रहता है। राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में हुआ था, ये गलत है दोस्तों। राज्यसभा का जो गठन हुआ था मतलब क्या होता है अप्रैल में 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो टाइगर वुड जो है दोस्तों गोल्फ खेलते हैं, ठीक है। गोल्फ जो होता है ना एक हॉकी जैसा स्टिक रहता है और वो छोटा गेंद को मारना रहता है, बहुत ही पूरा खुला फील्ड रहता है, फिर जाके उसको गाठा में गिराना रहता है, होता है दोस्तों गोल्फ के मतलब बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा पैसा दोस्तों इस खेल में, मतलब समझिए इतना ज़्यादा फेमस है। और वो अमेरिका का है दोस्तों टाइगर वुड्स। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 पे। ब्राजील में नवजात शिशु में पाए गए माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षणों का क्या कारण है दोस्तों? तो यह जीका वायरस। एक तरह से माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता जो है दोस्तों है जो नवजात बच्चों में जो होता है दोस्तों, एक तरह से वो डेंगू टाइप का ही बीमारी है दोस्तों, एक तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। और जीका वायरस के कारण होता है।
अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पे। जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है दोस्तों। क्या है? जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन जो है दोस्तों मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है दोस्तों। मतलब देखिए जो मतलब अमेरिका से दोस्तों बॉर्डर लगता है मैक्सिको कंट्री का, ठीक है। मैक्सिको में दोस्तों क्या कहते हैं, गुजमैन एक एरिया है दोस्तों, ठीक है, गुजमैन। तो वहीं का दोस्तों ये जो है एक संगठन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और मतलब बौना होने के कारण दोस्तों इसके संगठन का नाम दोस्तों अल चापो गुजमैन रख दिया गया है वहाँ। मतलब मैक्सिको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्राइम होने वाला कंट्री है, यह ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में ही हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों मर जाता है तो उस केस में दोस्तों कार्यकारी जो होंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? दोस्तों 2015 में दोस्तों नीति आयोग बना था। उससे पहले उसका नाम प्लानिंग कमीशन था, ठीक है। उसका हेड जो होता है दोस्तों प्रधानमंत्री होता है, मतलब उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 2015 में मतलब दोस्तों प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग नाम कर दिया गया। और इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे दोस्तों वो थे अरविंद पनगड़िया थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नीति आयोग का अब मतलब फुल फॉर्म दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे दोस्तों। भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला। सही देश चुनिए। किस देश से निकाला था दोस्तों? तो ये निकाला था दोस्तों यमन से, ध्यान रखिएगा। यमन से दोस्तों मतलब ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में निकाला था। अब आते हैं दोस्तों 35। बोको हरम क्या है दोस्तों? बोको हरम जो है दोस्तों नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये नाइजीरिया, चाड, ये सब मतलब एक तरह से कैमरून, ये सब जो आसपास के उसके कंट्री उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 में। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया है? तो दिया गया दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी को, ठीक है। ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था दोस्तों? तो पोखरण में किया गया था, ठीक है। और इस परीक्षण का नाम दिया गया था दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ था। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पे। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में दोस्तों सतलज का उद्गम नहीं है, ये राकसताल से निकलती है दोस्तों, जो तिब्बत में है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पे। भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसके अंतर्गत जो दोस्तों मूल, ठीक है, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार आता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में ओरिजिनल एप्लीएट एवं जूरिसडिक्शन भी बोला जाता है, इनके सुप्रीम कोर्ट के मतलब अधिकार में आता है। अब आते हैं दोस्तों जिसका ये क्या कहते हैं न्याय कर सकती है इन सभी क्षेत्रों में। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पे। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो जल्लीकट्टू जो सांडों की लड़ाई है दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। इसमें दोस्तों सांडों को लड़ाया जाता है। हालांकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस क्या कहते हैं लड़ाई को मतलब इस खेल को बैन लगा दिया था दोस्तों, ठीक है। ओनम के मतलब सॉरी दोस्तों पोंगल के समय में सांडों की लड़ाई करवाई जाती है तमिलनाडु में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 41 पर। निम्नलिखित में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गामित है? तो अमरकंटक से निकलने वाली नदियां जो है दोस्तों नर्मदा और सोन है। और अमरकंटक जो है दोस्तों पहाड़ी मध्य प्रदेश में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिरों तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रह्मा के मंदिर तथा पशु मतलब ऊँट के मेले के लिए फेमस है दोस्तों पुष्कर जगह दोस्तों। राजस्थान का पुष्कर जो जगह है, पूरे इंडिया में एक ही जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो है दोस्तों पुष्कर में। और पुष्कर मेला जो दोस्तों विश्व का मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है, तो ध्यान रख सकते हो दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 पे। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा दोस्तों? तो वह है सिक्किम, ध्यान रखिए। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन है? तो सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों। उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया था दोस्तों? तो इस सिद्धांत को दोस्तों संपुष्ट किया था मेनका गांधी के केस के मामले में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें मेनली यही कहा गया था दोस्तों कि किसी भी स्थिति में भारत के नागरिक को अनुच्छेद 21 के द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45 पे। युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे
जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? तो ये जाने जाते हैं ब्लड डायमंड के नाम से जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे दोस्तों। बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल है। किस राज्य के राज्यपाल है दोस्तों? तो एन बोहरा जो है दोस्तों उस समय के अनुसार अभी जो हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें, और दोस्तों लाइक जरूर करें। दोस्तों आप लोग देखते बहुत हैं, मतलब व्यू अच्छा रहता है लेकिन लाइक नहीं रहता दोस्तों, तो लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों जिस चीज़ से आपका नुकसान नहीं तो वो तो कर ही सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है दोस्तों? शराबबंदी जो है दोस्तों धारा 47 में निर्देशित है दोस्तों। ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। ठीक है, 36 अनुच्छेद 51 के बीच में दोस्तों ये आता है दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। फीफा विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे दोस्तों? तो 2018 जो आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था दोस्तों? तो 2018 जो आयोजित किया गया था दोस्तों वो हुआ था रूस में। उसमें दोस्तों फ्रांस जो है क्रोएशिया को हराया था फाइनल में। और 2022 में जो कतर में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का उसका फाइनल, उसमें दोस्तों अर्जेंटीना, मेसी का जो टीम था दोस्तों, जो मेसी कैप्टन है जिस टीम का, उसने फ्रांस को हराया दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 पे। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो भू स्थिर उपग्रह जो है दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पृथ्वी के घूमने की जो दिशा होती है वही जो होता है भू स्थिर उपग्रह। इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला जाता है अंग्रेजी में, और इसका परिक्रमण काल जो होता है दोस्तों 24 घंटा होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50 पे। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोबेल उपन्यास के लेखक कौन थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे दोस्तों। ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे दोस्तों। इनके इस नोवेल के लिए दोस्तों, इनके इन उपन्यास के लिए दोस्तों 1953 ईस्वी में पुलित्जर पुरस्कार तथा 1954 ईस्वी में साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है द ओल्ड मैन एंड द सी, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो वह दोस्तों अनुच्छेद 356, और अनुच्छेद 360 जो दोस्तों वित्तीय आपात के बारे में बताता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52 पे। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है दोस्तों? भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है दोस्तों? तो ये जो हो जाएगा आपका बीटी कॉटन हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, वहाँ के वैज्ञानिक थे दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। वो मरने के बाद अपनी विरासत में सब बोल गए थे कि मैं जब मरूँ तो जो भी विश्व लेवल पे कोई अच्छा काम करे किसी भी क्षेत्र में दोस्तों, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस में, साहित्य में, तो उनको क्या है हमारी जो मतलब राशि मिलेगी जो हमें रिसर्च के द्वारा, उसको उस राशि में दोस्तों अवार्ड के रूप में देना है। तो उसी के कारण दोस्तों नोबेल पुरस्कार 1921 ईस्वी से शुरू हुआ है दोस्तों, और 1969 में दोस्तों क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दोस्तों नॉर्वे के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है। तो कुल मिला के 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। 5 क्षेत्र में स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, केवल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इनके संस्थापक जो थे दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय थे दोस्तों। इस विद्यालय का जब स्थापना हुआ तो उस समय दोस्तों बसंत पंचमी का समय था, और वायसराय जो थे उस समय दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग थे, ध्यान रखिएगा। 1915 के समय दोस्तों, वही जब दिल्ली जो हुआ राजधानी बना था कलकत्ता से भारत का, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना कहता है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? तो कर्नाटक में है, तो ये का 4 हो जाएगा। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू वाइल्ड बंगाल लाइफ आश्रयनी कहाँ है दोस्तों? तो वो है दोस्तों माउंट आबू जो है राजस्थान में हो जाएगा, तो इसका सी का 1 हो जाएगा। और पेंच नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में, देखिए ध्यान रखिए पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तो डी का 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 55 का ए।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 56 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है दोस्तों गंगैटिक डॉल्फिन है, ध्यान रखिएगा। गंगैटिक डॉल्फिन जो दोस्तों भारत का एक राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो गंगा का डॉल्फिन होगा इसका आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 57 पे, अपना सूची 1 और सूची 2 दिया गया दोस्तों, इसका मिलान करना है, ठीक है। कह रहा है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस क्रांति के कारण हुआ था दोस्तों? तो हरित क्रांति के कारण हुआ था। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि किसके कारण हुआ था? तो श्वेत क्रांति के कारण हुआ था। अब इसके कलर से भी ध्यान रख सकते हो, दूध क्या होता है? उजला होता है। तो दूध के क्षेत्र में मतलब एकदम रिवॉल्यूशन के लिए कौन सी क्रांति हुई थी? तो श्वेत क्रांति हुई थी। मत्स्य उत्पादन मतलब मछली के उत्पादन में जो क्रांति हुई थी किस मतलब उसको किसके अंतर्गत रखा गया दोस्तों? तो उसको रखा गया दोस्तों नीली क्रांति के अंतर्गत। और उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर के क्षेत्र में जो क्रांति हुई उसको भूरी क्रांति के अंतर्गत रखा गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, मिला सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58 पे, हरा सूचकांक विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हरा सूचकांक जो है दोस्तों अब विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा विकसित किया गया, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59 पे, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित किया गया है? दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों इंदिरा साहनी के बाद, SR बुम्बई के बाद, रुदल शाह का बाद और उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो इसका आंसर क्या था दोस्तों? तो इसमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर जो होगा केशवानंद भारती वाला केस था। इसके बाद जो है दोस्तों संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर फिलहाल इसमें तो कोई नहीं होगा, लेकिन उससे आंसर होगा केशवानंद भारती वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो BN राव थे। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दे दिया, घबराइएगा नहीं, बेनेगल नरसिंह राव थे। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 पे, तुम मुझे खून दो, कह रहा है कि यू गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम, किसने कहा था दोस्तों? तो ये किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? करो या मरो। बाल गंगाधर तिलक क्या बोले थे? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर रहूंगा। कब बोले थे दोस्तों? 1916 में बोले थे। कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ तो उसमें बोले थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। बहुत ही प्रचंड रूप से ये मतलब जो है ये आंदोलन पकड़ लिया था पीक। अब आता है इसका आंसर हो जाएगा सन 1942 ईस्वी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है दोस्तों एनी बेसेंट है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो वह सरोजिनी नायडू, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो A.O. ह्यूम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र में बनने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। गांधी जी मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो थे बेलगांव अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस लगातार 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1948 और 1939 में, हरिपुरा और त्रिपुरी में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, हिंद स्वराज किसने लिखा था? हिंद स्वराज किसने लिखा है दोस्तों? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया और भी फेमस चीज़ है दोस्तों, पुस्तक का नाम है जैसे नवजीवन, यंग इंडियन, ध्यान रखिएगा। हिंद स्वराज ये सब जो है दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी है, ठीक है, मराठा है, ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च जो है दोस्तों अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद से साबरमती की ओर गए थे दोस्तों। 24 दिन का जो दोस्तों पैदल यात्रा था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट के लेखक कौन है दोस्तों? तो वह महात्मा गांधी है, ठीक है। उनका एक ही विचारधारा था, सत्य बोलो और अहिंसा नहीं करना, किसी भी जंग को तुम दुनिया में जीत सकते हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 67 पे, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर आऊंगा, यह कथन किसका है? तो यह दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। और ये जो नारा है दोस्तों उन्होंने 1916 की कांग्रेस अधिवेशन में दिया था दोस्तों। उनका बिल्कुल भी क्या कहते हैं स्वार्थी नहीं होने के कारण ही उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समझिए एक तरह से मतलब क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा उनका मतलब रिस्पेक्ट था दोस्तों। उनको अशांति का जनक भी कहा जाता है दोस्तों।
किसने कहा था? तो विलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और उसने ही दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे पहले शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव का भी स्टार्ट उन्होंने ही करवाया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68 पे, जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था दोस्तों क्लीमेंट एटली था और लेबर पार्टी का था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो वो थे सी राजगोपालाचारी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी दोस्तों 1885 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। इसके जो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम थे। अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है। गांधी जी मात्र एक अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे इसका, बेलगांव में। और ये दोस्तों तेजपाल संस्कृत गोकुल विश्वविद्यालय में दोस्तों महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। हालांकि होना था पुणे में, लेकिन हैजा के कारण इसको शिफ्ट कर दिया गया था। बात है क्वेश्चन नंबर 71 पे, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि मतलब ह्यूमिड जो अर्थ है दोस्तों, बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है दोस्तों? किस हेतु उपयोगी है दोस्तों? तो पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, बिल्कुल सही है दोस्तों। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, ये भी सही है। तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त तो सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो दोस्तों मतलब 28 जगह पे है दोस्तों विश्व का तापमान इकट्ठा करने के लिए दोस्तों स्टेशन बनाया गया। उसमें दोस्तों अल्जीरिया में है, ब्राज़ील में है, केन्या में है, लेकिन दोस्तों भारत में जो है वैश्विक तापमान को इकट्ठा करने के लिए कोई भी स्टेशन नहीं बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को दोस्तों बाल दिवस या मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। डायबिटीज डे या बाल दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि आप इंडिया में अगर पैदा हुए हैं तो आपको जरूर पता होगा। बात है क्वेश्चन नंबर 74 पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका बोल रहा है दोस्तों पारिस्थितिकीय विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु सही है दोस्तों, ठीक है। पारिस्थितिकीय विज्ञान का केंद्र क्या है? बेंगलुरु सही है। भारतीय वन्य प्राणी और संस्थान देहरादून, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, ये सही नहीं दोस्तों। ये जो होगा मतलब ये सही नहीं है, लेकिन इसका आंसर यही होगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा जा रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 75 पे, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र जो है दोस्तों क्या कहलाता है? तो इकोटिन कहलाता है दोस्तों। ये आपका ईवीएस का क्वेश्चन आ गया। आप ये नहीं समझिएगा कि सीटेड का जो ईवीएस का क्वेश्चन था उसी टाइप। नंबर 76 दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों आपको जो ही लगे उचित राशि आप जो सहयोग कर सकते हो कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 2-3 सेट लाना ऐसे दोस्तों थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नेट वगैरह का थोड़ा असुविधा होने के कारण दोस्तों, और भी टीम वगैरह में भी दोस्तों और भी लोग होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे, भूमिगत जल को दूषित करने वाला जैविक प्रदूषक कौन है दोस्तों? अजैविक प्रदूषक कौन है दोस्तों? तो आर्सेनिक है, ठीक है। आर्सेनिक जो है दोस्तों अभी मतलब विश्व लेवल पे बहुत ही बड़ा जो है दोस्तों पानी को बर्बाद करने का मतलब मेन एकदम दूषित करने का कारण बन गया दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 77 पे, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है दोस्तों? बोलिए क्या कहा जाता है? बोलिए दोस्तों। तो इसका होता है जैव भू रासायनिक चक्र होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 पे, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ठीक है, बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, मोस्ट बायोडाइवर्सिटी वेयर एग्जिस्ट, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो इसको ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है दोस्तों जैसे आप एक ही जगह पे रहते हैं, देखिए एक ही बिहार में रहते हैं, उत्तरी बिहार के लोग क्या मैथिली बोलते हैं, उधर चले जाए यहाँ का खाना पीना अलग होता है दोस्तों, दक्षिणी बिहार में चले जाए तो वो लोग मगधी बोलते हैं, फिर अंग में चले जाए दोस्तों तो वो लोग अंगिका बोलते हैं। मतलब खान पीन रहन सोसाइटी मतलब हर चीज़ जब चेंज होने लगे दोस्तों समय जगह के अनुसार, तो उसी को बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है, इसको समझ सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 79 पे, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं?
आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पौध छाप बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। इसको अंग्रेजी में इको मतलब सिस्टम फुटप्रिंट भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ताकि कुछ-कुछ चीज़ का मैं इंग्लिश बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि दोस्तों ये कभी-कभी हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी दिया रहता है, ठीक है। नहीं तो हो सके कि हिंदी ना दिया हो, अंग्रेजी ही दिया हो, तो इसलिए बता देता हूँ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80 पे, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। इको मार्क इसको दिया जाता है, किस उत्पाद को दिया जाता है? उस उत्पाद को दिया जाता है दोस्तों जिसको उपजाने में, ठीक है, किसी भी तरह का पर्यावरण का नुकसान नहीं हो दोस्तों, खराब नुकसान नहीं हो, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो, तो उसको दोस्तों, ठीक है, जिसका मतलब पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, तो उसको दोस्तों इको मार्क दिया जाता है, ठीक है। और इको मार्क दोस्तों 1991 से दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS बोला जाता है उसको, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा 1991 से दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 81 पे, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दोस्तों दामोदर नदी जो है दोस्तों अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाने लगी है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रही है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 82 पे, निम्नलिखित में से वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। कौन सा विकिरण? तो दोस्तों पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित किया जाता है। दोस्तों अगर आप क्या कहते हैं समताप मंडल में अगर ओजोन का लेयर नहीं होता तो इतना समझिए कि दोस्तों धरती का हर व्यक्ति के स्किन कैंसर से आज प्रभावित होता है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण जो बहुत ही ज़्यादा गर्मी अपने साथ लेकर आती है उसको रोक लेती है और दोस्तों इंसान को, धरती पर रहने वाले को दोस्तों स्किन कैंसर से बचाती है। हालांकि दोस्तों मनुष्य के ही कुछ अनुवांछित कार्य के कारण, जैसे बहुत ज़्यादा एसी का यूज करने के कारण, रेफ्रिजरेटर का यूज करने के कारण CFC गैस निकलती है, जिसके कारण ओजोन में धीरे धीरे छिद्र हो रहा है, जो कि बहुत ही खराब सूचक है दोस्तों। हालांकि एक चीज़ और ओजोन से पूछा जाता है कि ओजोन परत की जो मोटाई है किसमें नापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई में नापी जाती है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 पे, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 दिया गया दोस्तों, इसको मिलाना है, ठीक है दोस्तों। और इसको इसके हिसाब से इसका आंसर देना है। जैसे नोक्रेक, नोक्रेक कहाँ है दोस्तों? तो नोक्रेक जो है दोस्तों वो है मेघालय में, ठीक है। नोक्रेक जैव भंडार कहाँ है दोस्तों? मेघालय में। मानस आपका हो जाता है असम में, ठीक है। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य यही है दोस्तों। दिबांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और अगस्त्य मलाई कहाँ है दोस्तों? केरल में है। तो नोक्रेक हो गया, ए का हो गया आपका 3, बी का हो गया 2, सी का हो गया आपका 4 और डी का हो गया 1। तो इस हिसाब से देख सकते हैं आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका हो जाएगा बी। तो देख लीजिए इस हिसाब से आपका आंसर हो गया। अभी दोस्तों थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण वीडियो को लाने में लेट हो गया। बात है क्वेश्चन नंबर 84 पे, किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषक कहलाता है दोस्तों? देखिए 75 डेसिबल से ज़्यादा अगर ध्वनि होता है दोस्तों तो उसको मतलब डेंजरस बोला जाता है, ठीक है। अगर 85 डेसिबल से ज़्यादा अगर आपके कान पे पड़ गया आवाज़, ठीक है, तो आप बहरा हो सकते हैं। और 150 डेसिबल से ज़्यादा अगर आपकी आवाज़ कान पे पड़ गया तो आप पागल हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, डीजे का साउंड थोड़ा कम करके भोजपुरी गाना बजाना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नहीं तो आप पागल तक हो सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? ध्वनि खतरनाक, तो 80 डेसिबल हो जाएगा। 75 डेसिबल से ऊपर है तो इसको ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर पागल पूछा जाएगा किस ध्वनि पे होगा तो 150 डेसिबल, 150 डेसिबल पे कभी भी नहीं सुनिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बात है क्वेश्चन 85, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी है दोस्तों? जैव मंडल रिजर्व दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व जो है दोस्तों जैव विविधता के संरक्षण, मतलब जैव विविधता के संरक्षण का मतलब दोस्तों जो वातावरण में जो भी चीज़ है दोस्तों, पेड़ पौधा जो जीव जंतु जो भी है उसको मतलब जैव मंडल जो होता है एक क्षेत्र में रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह को यही जैव मंडल रिजर्व वगैरह कहलाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? देखिए दोस्तों मीथेन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाता है वातावरण का, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ाता है, ये तो सबको पता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दोस्तों समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, पानी का जलवाष्प भी बढ़ाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण क्या होता है दोस्तों? वातावरण का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। बात है क्वेश्चन नंबर 87 पे, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? ठीक है, कौन सी परिभाषा दोस्तों? तो यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है दोस्तों। एजेंडा 21 के द्वारा विश्व लेवल पे दोस्तों, ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक योजना चलाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
हालांकि दोस्तों इसका जो कॉन्सेप्ट है 1992 के रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वहीं से लिया गया है इसको, और अपग्रेड किया जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। किसके कारण होती है दोस्तों? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण दोस्तों अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा के कारण ही दोस्तों, एसिड रेन के कारण ही ताजमहल का जो दोस्तों स्ट्रक्चर जो है उसके चमक जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है संगमरमर का। अब आता है कुछ इतना खतरनाक एसिड है दोस्तों, ये पत्थर को गला दे रहा है दोस्तों जी। इंसान के शरीर पर पड़ेगा तो कितना नुकसान करेगा, पेड़ पौधों को कितना नुकसान करेगा, तो आप इसे समझ सकते हैं दोस्तों हम लोग क्या क्या कर रहे हैं वातावरण में डिस्टर्बेंस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 89 पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित सही सुमेलित है? तो बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस, ये सही है दोस्तों। ठीक है, ये सही हो गया आपका। ठीक है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का दोस्तों कौन है? तो इकोसिस्टम को दोस्तों एजी टांसले, इकोसिस्टम का कंट्रोल नहीं होगा दोस्तों, टांसले साहब होंगे। इकोलॉजी जो होगा दोस्तों अर्नेस्ट हैकल होगा, और जैव विविधता दोस्तों बायोडायवर्सिटी का होगा दोस्तों रेमंड एफ दासमैन होगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा दोस्तों, पूछ दिया जाता है आपको ईवीएस में। बीपीएससी दोस्तों अलग लेवल का ईवीएस पूछेगी, इसमें मजाक नहीं चलेगा। बायोस्फीयर रिजर्व का दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एडवर्ड सुएस होगा, ये सही आंसर है। इकोसिस्टम का हो जाएगा टांसले, एजी टांसले हो जाएगा। इकोलॉजी, इकोलॉजी का हो जाएगा दोस्तों अर्नेस्ट हैकल, लिख लीजिएगा अर्नेस्ट हैकल। और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का हो जाएगा दोस्तों रेमंड का जो कपड़ा पहनते हैं रेमंड एफ दासमैन, रेमंड एफ दासमैन, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कथन जो है मरुस्थल जो है शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण कह रहा है कि जितना ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। कहना क्या चाह रहा है दोस्तों, देखिए जैसे मरुस्थल जो है आप जितना सूर्य ऊर्जा का मतलब 1 साल में उपयोग कीजिएगा, मरुस्थल क्या करता है 6 घंटे में यूज कर ले रहा है। तो सोचिए कि मरुस्थल कितना ज़्यादा डेंजरस हो गया है वातावरण के लिए। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका कथन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, और दोस्तों इसकी व्याख्या भी करता है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों मैं हर रोज़ कम से कम एक शेयर तो ज़रूर लेकर आऊँगा। धन्यवाद।